बनारस पहुंचे सांसद मोदी, एक साथ साधे कई निशाने, कहीं सौगातों से तो कहीं बातों से, शहर से गांव तक लुभाने की कवायद। जी हां, 5 महीने पहले मोदी जब बनारस आए थे तो अंदाज अलग था, नजारे अलग थे। आज बनारस वालों का सांसद पीएम बनकर उनके पास था। रिश्तों की डोर में विकास और विश्वास की गांठ बांधी गई, लेकिन राज्य सरकार से रिश्ते का रंग कुछ अलग दिखा। यानी बनारस को जहां तोहफे दिए, वहीं सूबे की सरकार को तोहमत। बनारस पहुंचे सांसद मोदी, एक साथ साधे कई निशाने, कहीं सौगातों से तो कहीं बातों से, शहर से गांव तक लुभाने की कवायद। दरअसल पीएम बनने के बाद पहली बार बनारस पहुंचे मोदी जी ने बनारस को कई सौगातों से सजाया तो कहीं बातों से। इन सब के साथ एक सियासी रूप भी दिखा जब पीएम मोदी ने सूबे की सरकार पर ही निशाना साध दिया। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी आज पुलकित है, प्रफुल्लित है। हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री बना उनका सांसद पहली बार उनके पास जो आया है, वो भी उम्मीदों का कारवां लेकर। यही तो वो कारवां है जो अच्छे दिनों की अलख जगा कर गया था। आज लौटा है तो उम्मीदों को पंख मिल गए। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के स्वागत सत्कार के बाद शहर ने अगुवाई का सलाम बोला तो पीएम मोदी ने सौगातों के सेहरे में चुन चुन कर फूल सजाए, वो भी बुनियादी तौर पर बुनकरों की बुनियाद को बुलंद करने के बाबत। खस्ता हाल 16 सहकारी बैंकों के लिए 2375 करोड़ रुपए का पैकेज, सीधा बुनकरों के खाते में ट्रांसफर होगा पैसा। व्यापार और शिल्प केंद्र का किया शिलान्यास, जयपुर गांव को भी लिया गोद। लोकसभा चुनाव में बनारस ने बड़ी जीत का तोहफा दिया था नरेंद्र मोदी को। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। आज बारी मोदी की थी। जयपुर गांव से रिश्ता जोड़ा तो कलाई काशी की भी कसकर पकड़ ली मोदी ने। मैं आज यहाँ अपनों के बीच आया हूँ। बनारस को अपना एक ऐसा स्थान के रूप में मैंने पाया है कि जिस बनारस ने मुझे अपना बना लिया है। रिश्तों की डोर मजबूत की जा रही थी, विकास का रंग गाढ़ा किया जा रहा था, लेकिन ये सियासत का रंग भी बड़ा रंगीला होता है। रास्ता ढूंढ ही लेता है राजनीति का, जगह यहां भी खोज ली। पीएम मोदी ने इशारों इशारों में सूबे की सरकार पर निशाना साधा तो सरकार के सिपाही भी सामने आ गए। ये सेंटर थोड़ा काशी से थोड़ा बाहर बन रहा है। हमारी कोशिश ये थी कि शहर के पास ही ये बन जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से हमने उनकी अपनी एक ज़मीन थी वो मांगी थी, लेकिन वो हमें मिली नहीं और इसलिए हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। बनारस इतना घना शहर है कि जहाँ जगह प्रशासनिक दृष्टि से उपलब्ध होगी वहाँ दी जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा का इंतज़ाम हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री का आज तक नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। और बनारस के अंदर इतना जगह कोई नहीं थी जिसमें केवल पीएसी और पुलिस खड़ी हो सके, तो जनता कहाँ जाती। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप तो सियासत का अनिवार्य उपनयन संस्कार है। प्रधानमंत्री प्रतिनिधि तो पहले ही बन गए थे बनारस के, आज सेवक और सुख दुख के साथी भी हो गए। अब सवाल ये कि विकास की गंगा और गंगा की दशा कब तक बदलेगी बनारस में, क्योंकि गोद भराई की रस्म के बाद उड़न खटोले पर सवार हो गई जनता की उम्मीदें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस।
तो प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। आज कुछ सौगातें दी तो कुछ योजनाओं का जिक्र भी किया, तो वहीं लोगों से सहयोग की अपील भी की। लेकिन इस बीच राज्य सरकार के साथ रिश्तों का रंग कुछ अलग था और सवाल ये भी है, इन सब बातों से अलग विकास की तस्वीर कैसी होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता डॉक्टर मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज मिश्रा जी, आज जिस तरीके से कुछ सौगातें भी दी प्रधानमंत्री मोदी ने, कुछ सपने दिखाए, कुछ योजनाओं का जिक्र भी किया, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब बातों से अलग जो चीज नजर आई वो ये कि राज्य सरकार के साथ रिश्तों का रंग आज कुछ अलग था। आप किस संदर्भ में कह रही, रिश्तों के संबंध में जो जमीन जो देने का सवाल विषय है? जी, जो सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया था और सीधा निशाना था राज्य सरकार पर। हाँ, ये जमीन जो मांगी गई थी वो ना देके 20 किलोमीटर दूर दी गई है, ये विषय श्रीमान मोदी ने उठाया। और उनका ये कहना था कि अगर ये शहर के बीच में मिल जाती तो जो ट्रेड सेंटर बन रहा है बुनकरों के लिए, ये ज्यादा मतलब बेहतर रहता और जो लोग बाहर से आते या जो ट्रेड करते, व्यापार करते, उनकी पहुंच वहां तक बनती। और स्वाभाविक है, जिस लालपुर गांव की बात हो रही, वहां एक एस्ट्रो टर्फ बना था और उस एस्ट्रो टर्फ के बनने में जितना रुपया खर्च हुआ था, उसके आसपास भी लोग वहां एक बार भी ढंग से खेल नहीं हो पाया और एस्ट्रो टर्फ बर्बाद हो गया। तो उपयोगिता भी देखनी चाहिए कि किस प्रोजेक्ट के लिए कहां पर जमीन उचित है और उसका इंपैक्ट क्या आएगा विकास पर। तो संभवतः इसलिए श्रीमान मोदी जी ने कहा कि जो जमीन चाहते थे शहर के अंदर, वो जमीन न उपलब्ध होकर दूर दी गई। तो कहीं न कहीं कोई मन में ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज हुई है जो मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली। जी नकवी साहब, कहीं किसी भी जगह के विकास के लिए जरूरी है आपसी सहयोग, और वाराणसी का विकास अगर करना है तो केंद्र और राज्य का सहयोग बेहद जरूरी है। और खुद मोदी ने भी कहा था कि अगर हम कोई भी केंद्र में रहकर कोई भी योजना सूबे के लिए लाते हैं तो मुलायम सिंह यादव भी समर्थन देने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यहां तो सिर्फ सवाल जगह का था। गायत्री जी, देखिए, इस जगह को लेकर के उत्तर प्रदेश में काफी हम लोगों ने सियासत पूर्व में भी देखी है। चाहे वो रायबरेली में जब रेलवे कोच लगाने की बात थी उसको लेकर के, एम्स के लिए जगह चाहिए थी उसको लेकर के। ये बात ठीक है कि सपा सरकार ने दोनों जगहें जो हैं जब सरकार में आए हैं तो उन्होंने उपलब्ध कराई है। यहां के पर जब हम बात करते हैं लालपुर में की जमीन दी गई है, तो यहां जो बात स्पष्ट नहीं हो पाई है वो ये है कि निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी जब यहां पे उद्घाटन करने के लिए आए होंगे तो उनको इस बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी होगी कि कौन सी जमीन मिल रही है, कहां जमीन मिल रही है और वो जमीन कितनी उपयोगी है। अगर ऐसा नहीं था तो नरेंद्र भाई मोदी जी यहां आने से पहले इस बारे में कह सकते थे, बात कर सकते थे उत्तर प्रदेश सरकार से, जो बात उन्होंने मंच से कही है। और दूसरी तरफ अखिलेश जी ने जो बयान दिया है उसके बाद कि जो जमीन, जितनी जमीन जहां चाहिए वो दी जा सकती है। अगर इस प्रकार की जमीन उपलब्ध थी तो निश्चित रूप से उनको वो जमीन पहले ही उपलब्ध करानी थी, क्योंकि जब कभी भी विकास होगा, उन्हीं के प्रदेश का विकास हो रहा है, हम सारे प्रदेशवासी उससे लाभान्वित होंगे, तो निश्चित रूप से उनको उस तरह की अगर जमीन उपलब्ध थी जो कि ज्यादा बेहतर होती, उसको उन्हें पहले ही उपलब्ध करा देना चाहिए था। तो यहां के पर हम यही कहेंगे कि जमीन को लेकर के दोनों लोग जो है एक दूसरे के साथ राजनीति कर रहे हैं, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी हों जिन्होंने यहां पे आकर के उद्घाटन करने के बाद का, सांसद है उस जगह की, निश्चित रूप से उनको इस बारे में जानकारी होगी कि लालपुर कहां के पर है। अगर ये कहा जाए कि वो क्योंकि गुजरात के इसलिए उनको जानकारी नहीं है, तो अब सांसद होने के बाद ये बात जो है ये जायज नहीं लगती है कि उनको अपने सांसद जो संसद का क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको जो है इस बारे में जानकारी नहीं है कि वहां के पर किस प्रकार से बुनकर पहुंचेंगे, किस तरह से कार्य आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से उन्होंने भी पूरा इंतजार किया है और जब यहां उत्तर प्रदेश की धरती पे आए हैं तो उन्होंने जो बयान दिया है वो राजनीति से भरा पूरा था। वकार साहब, बिजली किल्लत को लेकर और सहयोग ना करने को लेकर केंद्र और राज्य के बीच आरोप प्रत्यारोप तो होते रहे हैं, लेकिन ये मसला इसलिए कहीं ना कहीं गंभीर नजर आता है क्योंकि सवाल सीधे पीएम की तरफ से उठा है राज्य सरकार पर। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या सरकार सहयोग नहीं कर रही है? गायत्री जी, अगर कोई मामला किसी तरह के राजनीतिक दल या केंद्र सरकार या किसी प्रदेश सरकार के बीच में हो और वो बिना मीडिया में आए आपसी सुलह सफाई से हल हो जाए, तो समझ लीजिएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल नहीं है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लोग खाना भी खाते हैं तो वो राजनीति के तहत खाते हैं। अमिताभ जी, मादरत के साथ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, उदाहरण यहां पर, कि भारतीय जनता पार्टी पर जो प्रोपेगेंडे का हम लोग आरोप लगाते हैं वो फर्जी आरोप नहीं लगाते हैं। आपने सुना होगा आजकल स्वच्छता अभियान चल रहा है,
तो आज पेपर में एक न्यूज निकली कि दिल्ली में सतीश उपाध्याय साहब एक उस अभियान को करने जा रहे थे, झाड़ू लगाने जा रहे थे, तो बकायदा कूड़े वाली गाड़ियों में लाद कर कूड़ा लाया गया, विशेष जगह पर फैलाया गया और फैलाने के बाद उसको फिर उस पर झाड़ू लगाई गई। तो उस पर बहुत ज्यादा सवालात जब उठ गए और उसमें हेडिंग पेपर में यह है कि कूड़ा फैलाने के मामले में और वकार साहब उन्होंने सफाई दे दी थी, सफाई दे दी थी, उनको नहीं पता था। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं पता था नहीं पता था, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर मामले में राजनीति करती है। ठीक है, देखिए जैसा हिलाल भाई ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे थे शिलान्यास करने और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ऑफिस भी खुला हुआ है, इनके लोग इनको जानकारी भी देते हैं। तो अगर आपको वो जमीन पहले से नहीं पसंद थी या पहले से आपको बता दी गया था कि आपको वहां पर जाना है, वो इतनी दूर पर होगी, उसकी लोकेशन ये है, तो अगर आपको वो लगता था कि वो जमीन ठीक नहीं है तो आप बजाय मंच के माध्यम से, बजाय टेलीविजन और स्क्रीन के माध्यम से अगर आप जी अपने आप एक निजी तौर पर मुख्यमंत्री से बात करते तो आपको कहा जाता कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। ठीक है अमिताभ जी, मैं तो ये समझता हूं जी जी कि मेरे ख्याल से हमारे मुख्यमंत्री विकास के मामले में ना तो राजनीति पसंद करते हैं और ना वो करते हैं। ठीक है वकार साहब, लेकिन अगर प्रोपेगेंडा किया जाएगा तो जवाब तो उसका लाजिम है देना। ठीक है, तो जवाब दिया भी जाएगा। ठीक है अमिताभ जी, पीएम की इस तोहमत के क्या मायने निकाले जाएं और क्या इसे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है? देखिए पहले तो वस्तुस्थिति समझनी चाहिए। मेरे ख्याल से तीनों वक्ताओं ने वस्तुस्थिति पर कोई प्रकाश नहीं डाला कि इस पूरे मामले में हुआ क्या था। न तो हिलाल भाई ने, न मनोज जी ने, न असीम वकार साहब। कपड़ा राज्य मंत्री संतोष गंगवार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में बैठक हुई, ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ, बताया गया ये केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट है, लेकिन जमीन राज्य को ही देना होगा, जमीन राज्य का विषय है। शहर के भीतर जमीन मांगी गई, संतोष गंगवार और टेक्सटाइल विभाग के अधिकारियों ने जो बैठक की उसके बाद एक धारणा बनी कि शायद जमीन मिल जाएगी शहर के भीतर। थोड़े दिनों बाद वस्त्र मंत्रालय के सचिव को सूचित किया गया कि वहां जमीन नहीं मिल सकती, जहां की जमीन चिन्हित की गई थी। फिर हुआ कि भाई ये प्रोजेक्ट तो करना है, तो कहां करें? तो वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि भाई नियर बाई कहीं दे दीजिए, सबसे पास दे सकते हो, आउटर में जो सबसे पास दे सकते हो। तो जहां पर उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, वहां की जमीन प्रस्तावित की गई। दो स्थितियां थी, जमीन कोई भी केंद्र सरकार किसी भी राज्य में बलात् नहीं ले सकती। दिल्ली में केंद्र सरकार ले सकती है जमीन, केंद्र शासित जगहों पर तो ले सकती है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं ले सकती ना। चुनी हुई सरकार है, उसका हक है, वो तय करेगी। एक तब ये था कि अगर ये प्रोजेक्ट लाना ही है तो फिर जहां मिले वहीं लाओ भाई, 20 किलोमीटर दूर ही लाओ। अब प्रश्न आता है कि मसला यहां क्यों उठा? कोई भी सांसद हो, मैं भी सांसद होता, अगर छोड़िए मोदी को, अगर मैं भी सांसद होता और अपने इलाके में शिलान्यास करने जाता तो मैं अपने जनता को ये जरूर सफाई देता कि भाई ये मैंने 20 किलोमीटर दूर क्यों बनाया। ये तो बताएगा ना आदमी, नहीं बताएगा कि 20 किलोमीटर दूर क्यों बनाया? और बताना ठीक भी है, औचित्य तो आदमी बताएगा। भाई उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताती है ना कि इतनी बिजली दी, आज फेसबुक पर डालती है ना, ट्विटर पर, आज इतनी बिजली दी, आज इतना कोयला आया। क्यों बताती? इसलिए बताती है कि ताकि सनद रहे, ताकि सनद रहे। तो मैं उसको भी राजनीति नहीं कहता और इसको भी राजनीति नहीं कहता। जो लोग भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक दलों से संबद्ध हैं, वो इतना स्पष्टीकरण तो जनता के सामने देंगे कि ये 20 किलोमीटर दूर क्यों। हां, उसके बाद जो वक्तव्य आया मुख्यमंत्री जी का, वो वक्तव्य अच्छा है, बेहतर है। इस तरह के मामलों में पूर्व सहमति बन जाए।
अव्वल तो विकास वैसे ही बहुत धीमी चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें भी अगर करने का कुछ मन बने तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए कि भाई तत्काल करवाओ। केंद्र को, राज्य को, नगर पालिका को, ग्राम पंचायत को, सबको एक सीध में सहयोग करना चाहिए, ताकि जो काम मन बने, मन बदले, उससे पहले कुछ हो जाए। ठीक बात है, जो सेंटर बन रहा है उस सेंटर की जो परिकल्पना है, उसको जो उसका उद्देश्य है, जिन लोगों ने उसको पढ़ा होगा वो जानते होंगे, मेरी बात से सहमत होंगे, वो ज्यादा उपयोगी होता अगर शहर के बीच में होता। यहां भी अनुपयोगी है, मैं ऐसा नहीं कहता। अगर चीज महत्वपूर्ण होगी तो 20 किलोमीटर आदमी ट्रेवल कर लेगा, उतना बड़ा इशू नहीं। और हर शहर फैल रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन अगर वहां होता तो शायद पहले दिन से ही वो ज्यादा बायर्स को, ज्यादा दर्शकों को, ज्यादा ग्लोबल ऑडियंस को, व्यूअरशिप को अट्रैक्ट कर पाता अगर वहां होता। क्योंकि लोग काशी देखने आते हैं, काशी शहर देखने आते हैं। सर्वाधिक घनत्व वहां है, मुगल सराय में थोड़ी ना घनत्व है उतना लोगों का, आसपास के इलाकों में नहीं होता उतना घनत्व ना, इसलिए वो ज्यादा बेहतर होता अगर वहां होता। बाद में आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगे से जहां चाहेंगे वहां जमीन मिलेगी, बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये कोई भी विकास करे, केंद्र करे और चाहे राज्य करे, राज्य भी जो अपनी योजनाएं चलाते हैं वो उसमें केंद्र का बड़ा हिस्सा होता है वित्तीय, ये बात सब जानते हैं। तो योजना कोई चलाए, केंद्र की भी भागीदारी है, और केंद्र कोई योजना ले आए बिना राज्य की भागीदारी के वो योजना परवान नहीं चढ़ सकती, क्योंकि नोडल एजेंसी राज्य ही होगी। किसी भी ढंग से घूम फिर के देख लीजिए, राज्य के बिना कोई योजना जमीन पर कारगर नहीं हो सकती। तो क्रेडिट दोनों को ही जाएगा, अकेला कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। ये मन थोड़ा सा दोनों को बड़ा रखना होगा, दिल्ली को भी और लखनऊ को भी। श्रेय की लड़ाई में दोनों के हाथ कुछ ना कुछ आएगा, ये जान लीजिए। लेकिन चीज बनती रहनी चाहिए, विकास होता रहना चाहिए। बिल्कुल मनोज मिश्रा जी, दोनों का सहयोग जरूरी है, केंद्र का भी और राज्य का भी, और इस पर राजनीति ना हो वो ज्यादा बेहतर है। देखिए, अमिताभ जी ने बात कही जो कपड़ा मंत्रालय और प्रदेश के अधिकारियों के बीच और मुख्यमंत्री जी के बीच हुई, और ये जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया कि हम पूरी जमीन दे देंगे, तो अगर जमीन उपलब्ध थी तो पहले क्यों नहीं मिल पाई? जो आज ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जमीन पूरी दे देंगे, हम जहां चाहेंगे वहां दे देंगे, तो ये विषय ही नहीं आता। अगर उन्होंने जो इच्छित जमीन थी जिसकी बात अभी अमिताभ जी कर रहे थे पहले ही दे दी होती, तो कहीं ना कहीं कोई एक टसल तो रही इस बात की। दूसरा भी हमारे मित्र हिलाल भाई कह रहे थे कि इस पर राजनीति हो रही है, तो एम्स की जमीन को लेकर ये क्या कर रहे थे? इनके राजकुमार माइक से, मंच से चिल्लाते थे कि सरकारें, प्रदेश सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही, कम से कम 50 बार बोले होंगे। तो राजनीति का विषय नहीं है। आप अपने, जैसा कि अमिताभ जी ने बात साफ कर दी कि जनता के बीच आप अपना पक्ष तो रखेंगे। अगर आज हम जनता के बीच अपना पक्ष ना रखें तो जनता भी तो प्रश्न करेगी कि शहर के अंदर क्यों नहीं बनाया, और कई बार उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं होती है कि वो चीज चल पाए। तो बहुत सी चीजें होती जिस पर बोला गया, और ये बात सही है कि विकास के मामले में प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को मिलकर करेंगे तो बेहतर विकास होगा। उत्तर प्रदेश पैसे ही पहले से बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ का विकास दर पिछले मनोज जी, बेहतर विकास नहीं, विकास ही नहीं हो सकता। केंद्र पैसा नहीं दे तो विकास नहीं हो सकता, और राज्य एग्जीक्यूशन नहीं कराए तो विकास नहीं हो सकता। तो सारे संविधान को पढ़ के देख डालिए, सारे अधिकारों को पढ़ के देख डालिए, संवर्ती सूची से लेके सारी सूचियां देख डालिए। कोई भी कितना भी पराक्रमी मुख्यमंत्री हो, कितना भी पराक्रमी प्रधानमंत्री हो, अकेले कहीं भी विकास नहीं हो सकता। हिलाल जी गलत तो नहीं कह रहा? अमिताभ भाई एक सेकंड, हम एक आपकी जो है या मनोज जी की बात है उस पर एक चीज बोले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कोट अनकोट करके बोल रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का लेक्चर। अगर केंद्र इतनी ही लाचार है तो उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। क्या कोई राज्य अपना विकास नहीं चाहेगी? ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगातार उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी के बारे में कहा है। लगातार उन्होंने अपनी प्रचार सभाओं में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। आज जो बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो बातें कहां चली गई?
जो बात मंच पे चढ़ करके नरेंद्र भाई मोदी जी कहा करते थे, आज उस बात को सत्य करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मतलब कैसे सत्य हो सकती, जिसे कुछ थोड़ा बताएंगे हिलाल भाई जी? जैसे हो सकती है मेरे ख्याल से वो संविधान में अलाउ नहीं बताएंगे। नहीं, या तो फिर हो सकता है कि भाई आदमी बंदूक लेके जाए, बोले ना ये जमीन हमारी, इसमें चूना डालो। रुको भाई बकर साहब, आदमी ये कहे कि चूना डालो, जैसे अपने यूपी में अवैध कब्जे हो जाते हैं, बोले ये खेत हमारा। ऐसा तो मेरे ख्याल से सरकारें तो नहीं कर सकती, व्यक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन जी नहीं कर सकते हैं। तो यही भाषण नरेंद्र भाई मोदी जी का है, हमारा नहीं है। ये हमारे शब्द नहीं है, तो इसका जवाब तो वही देंगे। इसका जवाब जो है उनके प्रतिनिधि यहां पे मनोज भाई बैठे हुए वो देंगे कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी मंच पे कहते थे तो उनका क्या तात्पर्य था। हिलाल नकवी जी, मैं आज जो बात जिस पर बहस लेके आया, वो बहस लेके आया जिन मामलात में केंद्र की परमिशन चाहिए, बिना किसी, तो लीजिए भैया, सुन लीजिए बाबू, उन परमिशन के बिना कोई सरकार पूर्ण बहुमत की हो चाहे सर्वपूर्ण बहुमत की हो, काम नहीं शुरू कर सकती। और जहां राज्य की अनुमति चाहिए वहां पार्लियामेंट भी विधेयक पास करके भेज दे तो भी कुछ नहीं हो सकता। यह भारत का संविधान संघीय ढांचे का मूल तत्व है। तब इसका मतलब क्या? बिना मिलके चले कोई गति नहीं है। जब तक भारत में राज्य और केंद्र मिलके नहीं चलेंगे, गाड़ी स्टेशन आउटर पर खड़ी तो रह सकती है, चल नहीं सकती। बेशक बकार साहब, बेशक। देखिए अमिताभ जी, मैंने शुरू में जो बात कही, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि अगर कुछ मामलात दोनों तरफ से, फर्ज कीजिए प्रधानमंत्री जी अगर सच्चाई में विकास की बात करना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी पीछे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र के हर काम में, विकास के काम में उनके साथ हैं, बशर्ते विकास को विकास की तरह किया जाए। लेकिन अगर हर मामले में राजनीति की जाए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अभी आपने बात की कोयला की और बिजली की, भारतीय जनता पार्टी वाले किस तरह की बातें कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहना पड़ा कि आप अपनी जो समाजवादी पार्टी की वेबसाइट पे, फेसबुक प्रोफाइल थी, उस पर लिखो। वजह उसकी थी कि कितने टेलीफोन किए गए कि हमारे हक की बिजली दो, कितने टेलीफोन किए गए, कितने लेटर लिखे गए, तादाद ने भी बताया ना, आपने भी बात जनता के दरबार में रखी ना। वही तो मैं कह रहा हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी रखेगी भाई। नहीं जनाब, बात तो सुन लीजिए मेरी। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बताइए भैया। हमने बात जनता के दरबार में कब रखी? जब हमारी सुनवाई केंद्रीय मंत्रियों ने, ऊर्जा मंत्री ने नहीं की, हमारे किसी पत्र का जवाब नहीं दिया, हमारे कोयले का हक मार दिया, हमारी बिजली का हक मार दिया और हमको बदनाम किया, तो हमने, जब हम बेपनाह बदनाम हो गए और कुल मीडिया हमारे खिलाफ हो गई, आपने बोला ये उठने लगा सवाल। अमिताभ जी 1 मिनट बोल लेने दीजिए। जब सवाल ये उठने लगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली पूरी नहीं कर पा रही है, तो हमको मजबूरी में ये कहना पड़ा कि हमने इतने लेटर लिखे। लेकिन यहां कौन सा सवाल खड़ा हो गया? यहां कितने लेटर भारत सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को या उत्तर प्रदेश सरकार को लिखे कि हमको ये जमीन दे दो, ये जमीन दे दो। बकार साहब, नहीं, एक सेकंड आप रुकिए। आपकी बात आ गई, ये बात आ गई, लंबी तकरीर आपकी बात आ गई। आपको विषय की पूरी जानकारी नहीं। 3 स्थान चिन्हित करके वस्त्र मंत्रालय ने स्थानीय सरकार को दिए थे, शहर के भीतर के। वो तीनों प्रस्ताव स्थानीय सरकार को स्वीकार नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यहां दे सकते हैं, वहां जमीन मिली। नटशेल में इतनी सी बात है, इस बात को समझिए, जाके इसकी पड़ताल कर लीजिएगा। मेरी बात गलत हो तो मुझे टोकिएगा, मैं माफी मांगूंगा। जहां तक राजनीति की बात है, कल मायावती जी ने क्या कहा, मैं गलत सही के फेर में आज अभी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ताकि सनद रहे, समझ आए राजनीति भारत में कैसी हो रही है। कल मायावती जी ने कहा कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रीन क्या पार्क या क्या नाम उसका रखा था, जनेश्वर मिश्र पार्क जहां बना, उन्होंने कहा ये छल है, मैं सत्ता में अगर आई तो ये रिवर्ट कर दूंगी। बोले ये तो नेम प्लेट बदलने वाला काम है। एक दूसरा उन्होंने कहा कि महामाया गरीब पेंशन मेरी सरकार ने चलाई थी, उसको नाम बदल के ये कर दिया। ये तो हो रहा है ना, ये तो हो रहा है। ये वाक युद्ध कभी नहीं रुक सकता, ये वाक युद्ध कभी रुक नहीं सकता, ये चलेगा।
और हर सरकार थोड़ा बहुत तो अपने पार्टी के प्रचार के लिए करती है, इसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं, जब तक बहुत भोला ढंग का काम ना करे। भाई एनएचआरएम के तहत जो एम्बुलेंस आई, उन पर हर राज्य ने अपने अपने ढंग से नाम लिख दिया ना, जिसको जो नाम पसंद आया। हिलाल नकवी लिख दिया ना। मुझे याद है गुलाम नबी हेल्थ मिनिस्टर थे, रुको भाई मनोज जी, गुलाम नबी हेल्थ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था भाई क्या ऐसा भारत में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि 100% केंद्र द्वारा आर्थिक रूप से पोषित योजनाओं में नामों में छेड़छाड़ नहीं हो। लेकिन उस पर कोई सहमत नहीं हुआ। प्रस्ताव अच्छा था, अगर 100% केंद्र पोषित योजना है तो उसके नामों में फिर यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। लेकिन जिस राज्य में वो गाड़ी गई उसने अपने रंग का पोत दिया, उनको पोत दिया कि नहीं पोत दिया नकवी जी? जी बिल्कुल पोता। पैसा तो भारत का था, लेकिन किसी ने लोहिया जी, किसी ने कांशीराम जी, किसी ने रामलाल जी, किसी ने श्यामलाल जी, किसी ने नीला, किसी ने पीला, किसी ने हरा, किसी ने गुलाबी, जो मनाया सो पोत दिया। ठीक है, वो भी जानते हैं कि भाई जनता के बीच में हमको भी कुछ दिखाना है। लेकिन चलिए ये थोड़ा बहुत 3-5 चलता भी रहे। मेरी नजर में महत्वपूर्ण है कि एम्बुलेंस चले, उस पर सब लोग अपनी फोटो लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एम्बुलेंस तो चले, सेंटर तो बने, बुनकर को राहत तो हो, बिजली तो आए। आपके फेसबुक पे लिखने से बिजली आए तो भी स्वागत करता हूं, और मोदी जी के बोलने से बिजली आए तो भी स्वागत करता हूं, और हिलाल साहब के धरना प्रदर्शन से आए तो भी स्वागत। जनता को तो आम खाने से मतलब, सब लोग प्रतिस्पर्धा करो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में कहां आपत्ति है? अपना अपना श्रेय लीजिए, आंकड़े रखिए, तथ्य रखिए सामने, जनता समझेगी। मनरेगा 100% केंद्र द्वारा पोषित योजना है, उसमें नाम नहीं बदल पाए, संसद ने एक एक्ट पारित कर दिया, उसके चलते नाम बदलने पर रोक लग गई। लेकिन उस योजना में उसकी भी नोडल एजेंसी तो राज्य सरकार है। तो घपले घोटाले कितने हो गए ये देख ही लिया हमने। अभी कोर्ट ने ऑर्डर किया उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के जांच की, सीबीआई जांच के। ये समस्या तो है। मैं आज सिर्फ इसलिए बहस लेके आया कि इतना बड़ा दिल सबको रखना चाहिए, अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए अपने अपने तर्क दीजिए जनता की अदालत में। जनता समझदार है, वो खुद समझ लेगी किसने काम कराया। बकार साहब आप ये जान लो, हम आपको भ्रम हो सकता है, टीवी वालों को, नेताओं को, जनता सब जानती है किस नेता ने कौन सा काम कराया। नकवी साहब, जनता को कभी भ्रम होता है क्या ग्राउंड जीरो पर? जी नहीं, मैंने आज तक 25 वर्ष में नहीं सुना जनता मुंह पर बोलती भैया फला विधायक जी थे, उनने काम कराया, बाकी सब किसी ने नहीं कराया। इसका मतलब है अनपढ़ जनता भी ये जानती है कि काम कौन करा रहा है वास्तविकता में। इन प्रचारों से कुछ होगा क्या बघार साहब? इन प्रचारों से कोई राजनीतिक पूंजी का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैं तो हमेशा से, मेरी पार्टी ये बात कहती आई है कि जो आवाम से जुड़े मुद्दे हों उनमें सियासत नहीं होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा माननीय नेताजी भी जब कभी भाषण देते हैं जनता से जुड़े हुए लोगों के बारे में, तो उनके जो व्यूज हैं वो हमेशा यही होते हैं कि आवाम का अगर भला हो रहा है तो उसमें सियासत नहीं होना चाहिए। यही सेम बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। अगर ना कहते होते तो आप ये बताइए कि वो एकदम एक पल में, चाहे वो कांग्रेस की इससे पहले सरकार थी, उन्होंने जमीनें दी, इन्हीं ने मांगी, इन्होंने दी, तो कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में कोई सियासत नहीं की, और ना ही वो आवाम के साथ या आवाम से जुड़े मुद्दों में किसी तरह की राजनीति पसंद करते हैं। बहुत सिंसियर राजनीतिज्ञ हैं वो, और उनको ये लगता है कि आवाम का भला होना चाहिए, चाहे मैं करूं चाहे कोई और करे। लेकिन अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है कि हमको हमेशा के लिए मिल गया है, या केंद्र सरकार हमेशा के लिए बीजेपी के हिस्से में चली गई है। हर 5 साल के बाद आवाम के बीच जाना होता है। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर जमीन पसंद नहीं थी, फर्ज कीजिए 3 जमीन आपने बताई, 3 ठीक, मैं मानता हूं 3 नहीं 4, जो जमीन दी गई अगर पसंद नहीं थी तो एक बार अगर ये कहा जाता नहीं ये नहीं, इन जमीनों पे भी विचार कर लीजिए, तो ये बात तो समझ में आती थी।
बकार साहब ये तो एक बिल्कुल बात अलग सी बताएं, बात मैं हो गई जब है। कोई भैया बकार साहब, जब मैं कोई बात बोलता हूं, मैं पार्टियों का प्रवक्ता नहीं तो कुछ भी बोल के भाग जाऊं। मैं ठोक बजा के उसका पूरा ऑफिशियल समझ लेता हूं कि कितना कम्युनिकेशन हुआ, किसने क्या चिट्ठी भेजी, किसका क्या जवाब आया। अब नोटिंग यहां बताना उचित नहीं होगा। नहीं देखिए, नहीं, माननीय मुझे मुख्यमंत्री ने बिल्कुल इसीलिए क्लियर कर जो दिया जो है बात भैया सुन ली, कि जो बात जमीन उनको चाहिए असीम है, बकार जिस जी, तरह- अजी जो जमीन चाहिए वो असीम उनको दी बकार जी जाएगी। जितनी जानकारी भाजपा के प्रवक्ता नहीं दे पाए उतनी जानकारी मैंने दी ना इस प्रोजेक्ट की। मैं जब बोलने आता हूं तो पर्याप्त जानकारी के साथ आता हूं। आज मैंने एक बड़ा विषय उठाया है, हिलाल लकबी जी 2012 के सारे मैनिफेस्टो देखो आप। जी कांग्रेस, बीजेपी, बसपा तो जारी नहीं करती, सपा, तीनों जी। यूपी के, है ना। जी तीनों में इस बात को कहा गया कि 5वीं तक यानी 8वीं तक बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कर देंगे, ठीक। जी ये बात, जबकि ये बात वैसी ही है जैसी महाभारत में कहा गया कि अश्वत्थामा मरोवा नरोवा कुंजरोवा, ठीक ना, वैसी है। ये तो सर्व शिक्षा अभियान में जिसका पैसा हिंदुस्तान के कंसोलिडेटेड फंड से जा रहा है चाचा, पहले ही हो गया। गलत बोला क्या? नहीं, सही कहा। लेकिन सबने झंडा लगाया अपना कि नहीं लगाया? लगाया ना। जनता को समझाने की कोशिश की कि आपकी बेटा हमारे कारण पढ़ रही फ्री, जबकि ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून और हिंदुस्तान के कंसोलिडेटेड फंड से जिसके लिए पैसा जा रहा है वो उस अभियान के तहत है। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक लागू है वो व्यवस्था। भर्ती होती है शिक्षा के अधिकार के तहत अध्यापकों की। हर राज्य का नेता अखबार में यही बोलता है ना, जनसभा में, कि भाई 1 लाख मास्टरों की भर्ती करूंगा, 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। कोई मुख्यमंत्री आपने ये बोलता देखा कि उस कानून के तहत, केंद्र की उस योजना के तहत नौकरी मिलेगी? बोला किसी ने? नहीं ना। तो इतनी बेईमानी तो सभी कर रहे हैं जितने राज्य हैं। इसमें कौन नहीं कर रहा बेईमानी? आप मुझे बताओ, एक मुख्यमंत्री बता दो। मनोज जी, जी हाँ। इतनी बेईमानी तो हर मुख्यमंत्री कर रहा है। देखिए, अभी आपने अमिताभ जी जब कहा था ना कि एम्बुलेंस के मसले को, हाँ। तो मैं उस समय सोच रहा था, मैंने देखा है अपनी आंखों से जो 102 योजना थी जो मातृ शिशु के लिए है, ये करीब 600-700 एम्बुलेंस लखनऊ के उधर जो आशियाना है वहां पर मैंने खड़ी देखी, और ये 4 महीने धूल खाती रही केवल इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी उनका उद्घाटन करें, हरी झंडी दिखाएं और आगे ले जाएं। ये मैंने खुद देखी और इस पर पार्टी की तरफ से एक बयान भी गया। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में क्या कर रही, जितनी जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने घोषित की थी वो एक तरफ से बंद कर रहे हैं। इन्होंने कंप्यूटर वाले मामले में लैपटॉप बंद किया 1 साल देने के बाद, टैबलेट दिया नहीं, और आज साड़ी कंबल योजना भी इन्होंने बंद कर दी। तो जितनी ये कल्याणकारी योजनाओं के साथ आए थे ये सारी बंद कर रहे हैं और रोज नए फ्रेम में दूसरी जारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक तरह आज वैसी लड़ाई नहीं करो, आज बड़ी बात करो। हिलाल लकबी जी के जी मैं पिछले दिनों केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजना देख रहा था। हालांकि मेरे जैसा आदमी तो केंद्र और राज्य को अलग नहीं मानता। केंद्र के पास भी पैसा राज्यों से ही जाता है, केंद्र कुछ थोड़ी ना है अपने में, राज्यों का समूह ही केंद्र है, ठीक है ना, सच्चाई यही है। लेकिन खैर फिर भी 2 व्यवस्थाएं हैं उनको समझने के लिए। बकार साहब आप भी सुन लो, सरकार किसी की रहे, मैं केंद्र की योजनाएं देख रहा था, करीब 73 योजनाएं हैं अलग अलग फील्ड की, और जानवरों की देखरेख से लेके वृद्ध, महिला, जननी, बच्चे, किशोर वय के बच्चे से लेके समाज के हर तबके वर्ग के माइनॉरिटी को समाहित करने वाली योजनाएं हैं 73, ठीक है ना। कभी बैठ समय मिले घंटा भर तो आप बैठ लीजिएगा, उन्हीं 73 योजनाओं में रंग रोगन बदल के, नाम पता बदल के, कट पेस्ट करके सारे देश में योजनाएं चल रही हैं। मुझे आपत्ति नहीं, मैंने तो शुरुआत में कहा आपको भी जनता ने चुना है, अच्छी बात है, लेकिन योजना तो ईमानदारी से लागू हो भाई। जननी सुरक्षा योजना के आगे आप कोई नाम जोड़ दो, मुझे आपत्ति नहीं, जननी को सुरक्षा तो मिले, मैं ये कह रहा हूं। नकवी साहब जी बिल्कुल। अमिताभ भाई देखिए, इसमें जो आपने बात कही है ये बिल्कुल सही कही है,
और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है वो ये होती है कि बहुत सी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा भेजी जाती है और उसके पैसे का इस्तेमाल जो है वो राज्य सरकारें नहीं कर पाती हैं, उसके कारण जो भी रहे हों उसके हम इस वक्त उसके पर चर्चा नहीं है। और इसी समस्या से निपटने के लिए जो पिछली यूपीए सरकार थी उसके अंदर इसको अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया था। जैसे आपने अभी बात कही, बहुत अच्छी योजना थी, सर्व शिक्षा अभियान की बात थी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्य नहीं हो रहा था तो उसको अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसी तरह से बेरोजगारी था, उसके अंदर रोजगार को अधिकार के रूप में परिवर्तित किया है। तो निश्चित रूप से अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं वो वास्तव में जनता तक पहुंचे, तो हमको अगर उसको जनता के अधिकार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो ये जो सरकारें होती हैं या जो राजनीतिक दल होते हैं इनको एक तरह से वो लुभावने तौर के ऊपर दिया जाता है कि हम तुम्हारी शिक्षा मुफ्त कर देंगे, हम तुम्हें खाना मुफ्त दे देंगे, हम तुम्हें रोजगार मुफ्त दे देंगे। इनको सबको अधिकार के रूप में यूपीए सरकार ने पिछली मर्तबा परिवर्तित किया था। और यह समस्या निश्चित रूप से है, इस बात से हम पूरी तरह से आपसे करते हैं, राजनीतिक दल की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, कि जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा होती हैं, जो वहां से पैसा भेजा जाता है, उसका इस्तेमाल ना होने से दो नुकसान होते हैं। एक तो यह कि उस राज्य के अंदर लोगों को लाभान्वित होना चाहिए वो नहीं होते हैं, और दूसरा वो पैसा फंस जाता है, किसी और मद में वो खर्च नहीं किया जा सकता है। तो इसकी वजह से और योजनाएं जो है वो भी डिरेल होती चली जाती हैं। यह बात आपकी बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बनारस पहुंचे सांसद मोदी, एक साथ साधे कई निशाने, कहीं सौगातों से तो कहीं बातों से, शहर से गांव तक लुभाने की कवायद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज मिश्रा जी, जिस तरीके से आज हमने तमाम योजनाएं देखी, आज हमने तमाम सौगातें भी देखी जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई, लेकिन उससे अलग एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने ये भी कहा कि योजना के लिए हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि पैसे देंगे तो लूट मचेगी। जब योजना के लिए पैसा नहीं होगा तो क्या बातों से विकास होगा? इस पर भी गौर करना होगा। देखिए, एग्जैक्ट ये शब्द कहा कि नहीं कहा मैंने सुन नहीं पाया, लेकिन ये कहना मुझे लगता है कि नहीं कहा है। नहीं, मनोज मिश्रा जी कहा है। मनोज जी पैसे न देने के संदर्भ में ये बात गए। एक मिनट भैया, एक मिनट मुझे सुन लीजिए। मैं बात तो क्लियर कर दूं, नहीं तो आप खंडन करके निकल जाएंगे। बात गायत्री ने पूरी बात नहीं कही। नरेंद्र मोदी जी आदर्श सांसद ग्राम पर की योजना पर बोल रहे थे। उस पर्टिकुलर योजना के लिए उन्होंने कहा, जयापुर गांव है क्या है जी, जयापुर गांव में उन्होंने कहा कि इस योजना के भीतर मैंने पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा, क्योंकि पैसा होगा तो फिर लूट की दौड़ शुरू हो जाएगी। उस संदर्भ में गायत्री सवाल कर रही है कि क्या बिना पैसे के काम बढ़ेगा? देखिए, उसकी एक मैकेनिज्म उनके दिमाग में रही होगी निश्चित तौर पर कि विकास करने के लिए सांसद ग्राम योजना है, सांसद निधि से करेंगे, क्या करेंगे तो सांसद बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो बात पैसे के लूट की उन्होंने कही है, वो एनआरएचएम घोटाले में आप देख चुके, मनरेगा में देख चुके, और ऐसी जाने कितने घोटाले इस प्रदेश से लेकर पूरे देश के अन्य प्रांतों में हुए कि जैसे जैसे पैसा इन्वॉल्व हुआ वैसे वैसे घोटाले सामने आते गए और विकास के नाम पर लिए गए पैसे लूट के। मनोज जी ठीक है, आपकी बात आगे। एक सवाल, उसके बाद इसी सवाल पर मैं हिलाल नकवी के पास चला जाऊंगा, समय कम है मेरे पास। हिलाल नकवी जी, मेरा सवाल, पुराने सवाल को डिलीट कर दीजिए, नया सवाल जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट और 100वीं पायदान भी हो, 100वीं पायदान भी हो, आखिर पैसा किसी पायदान पर तो इन्वॉल्व करना होगा जी। पहली पर नहीं करेंगे, 99वीं पे नहीं करेंगे, 100वीं पे करना होगा जी। नटशेल में ये बात ध्रुव सत्य है, बिना पैसे काम आगे नहीं बढ़ेगा। आप सांसद के थ्रू ना करो, कलेक्टर के थ्रू करना होगा, कलेक्टर के थ्रू नहीं करो, कप्तान के थ्रू करना होगा, बीडीओ के, एसडीओ, किसी एंगल से तो पैसा पंप करना होगा। तो जो लुटेरे हैं वो एक सेकंड, लुटेरे दूरबीन लगा के नहीं बैठे रहेंगे। अमिताभ भाई देखिए, ये जो बात कही गई है ये निश्चित रूप से समझ में आने की नहीं है, क्योंकि जो मनोज भाई कह रहे हैं उनके हिसाब से वो किस पैसे से करेंगे उनको नहीं पता, जबकि बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक सांसद को जो है सांसद निधि से एक गांव को लेंगे और सांसद निधि से पैसा लगेगा। सांसद निधि को खर्च करने का तरीका एक ही है कि वो कलेक्टर के जरिए ही खर्च किया जाएगा। उसके अलावा अभी तक की कोई दूसरा तरीका नहीं है, जब तक कि उसके अंदर कोई परिवर्तन ना लेकर के आया जाए। तो वही एक तरीका है खर्च करने का।
अब वो पैसा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? जो आपने बात कही, अब मैं वही बात पूछूं कि क्या बंदूक लगा करके कलेक्टर से कहेंगे कि तुम पैसा जो है जाकर के वहां लगा करके आओ? ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। ये तो एक तरह से हिलाल भाई, मैं तो दूसरी बात, हिलाल भाई, निकलने का रास्ता, हिलाल भाई, मैं आपसे और आगे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कहीं भी हैंडपंप लगेगा तो उसमें 1000, 2000, 5000 रुपया कोई तो खर्च करेगा ना। वो कलेक्टर करे, चाहे प्रधानमंत्री करे, चाहे मुख्यमंत्री करे, चाहे कोई करे, कहीं तो रुपया लगेगा। और जैसे रुपया जेब से बाहर आएगा वैसे लूटने वाले आ जाएंगे, तब क्या करोगे? जी अमिताभ भाई, और अमिताभ भाई इसके अंदर यही नहीं है, अभी आपके यहां भी चल रहा है बराबर कि 16 सहकारी बैंकों को 2375 करोड़ रुपया दिया गया है। अब सहकारी बैंकों के बारे में कभी चर्चा होगी तो जरूर करेंगे। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि बहुत सहकारी अच्छे बैंक से, कैसे मैं काम तो करते बहुत हैं। अच्छे से जानता हूं। उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक जी। लाखों कैसे बन कार्य गए, करते हैं। लाखों बन जी। गए, अंगूठा टेक अरबपति हो गए। नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल अंगूठा उसके ऊपर टेक बहस सहकारिता हो जाएगी। की राजनीति करते करते लोग अरबपति हो गए। जी, आपने उसको पैसा दे दिया है, उसके लिए खुला छोड़ दिया है। हम अपनी बात पूरी कर ले मनोज भाई, तो आप बोलिए। नहीं मनोज जी, आप एक उसको दे दिया गया है पैसा। ये बात बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी कि बात, पैसा किस मद में, दूसरी बात, इसके अंदर आप देखिए कि लगातार अभी तक की नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पैसा दिया है वो इसी तरह से दिया है। इससे पहले 4000 करोड़ रुपया जो गन्ना मिल के मालिक है, जो शक्कर मालिक है, चीनी मिल मालिक है, उनको दे दिया गया है। उससे किसानों के पास नहीं पहुंचना है। सहकारी बैंक को दे दिया गया है, उससे बुनकरों के पास नहीं पहुंचना है। और जब सांसद निधि की बात आती है तो सांसद निधि के ऊपर वो माइक्रोस्कोप लेकर के खड़े हो गए कि वो पैसा वो नहीं देंगे जिससे बेईमानी हो। ठीक है, क्या जानते नहीं सहकारी बैंक के बारे में? ठीक है मनोज भाई, एक मिनट। अच्छा हिलाल भाई, असीम बकर जी, आपसे एक अलहदा सवाल, नया जवाब। सांसद निधि और विधायक निधि, मैं आरोप नहीं लगा रहा, नहीं आप मेरे ऊपर विधानसभा में और लोकसभा में मुझे कटघरे में खड़ा कर दो भैया, मैं इशारे में बात कहूंगा और आप तो शेर व शायरी के आदमी समझ लेते हैं। तमाम स्टिंग ऑपरेशन ये बताते हैं कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छा नहीं है। तमाम स्टिंग ऑपरेशन इस देश के, जिनमें कुछ लोग कटघरे में खड़े हो गए। और एक बार तो नीतीश जी ने बड़ा अच्छा किया था, विधायक निधि खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि भाई इससे विधायकों का अपमान हो रहा है, बदनामी ज्यादा है। पार्लियामेंट में मैंने कई बहसें ऐसी सुनी जिसमें तमाम सांसदों ने खड़े होकर कहा कि प्रधानमंत्री जी ये बवाल बंद कर दो, जनता में बहुत बदनामी हो रही है कुछ लोगों के कारण। क्या 10%, 20% का खेला नहीं है? तो पैसा कहीं तो खुलेगा ना। बोरा, बिना बोरा खुले तो काम नहीं होगा। और जब बोरा खुलेगा तब चील झपट्टा मार ले जाएगी। तो चील को रोकना जरूरी है, या बोरा बंद रखने से काम चल जाएगा? अमिताभ जी, मुझे इसमें बकार साहब एक मिनट, आसिम बकार से जवाब ले ले, फिर आपके पास। जी अमिताभ जी, एक बहुत बुजुर्गों की कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। यही मामलात मेरे ख्याल से हर फील्ड में सामने आते हैं, चाहे वो सर्विस क्लास हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, सब एक जैसे नहीं है, ये आप भी मानेंगे, ये मैं भी मानूंगा। बहुत से हमारे ऐसे सांसद भी हैं जिनको मेरे ख्याल से शायद उनके पूरे जीवन में किसी ने कोई उन पर आरोप नहीं लगाया। दूसरी बात, जैसे अभी आपने कही कि बिना पैसे के विकास नहीं हो सकता है, कि 40,000 करोड़ रुपए किसी को दे दो तो उसमें क्या गारंटी है लूट नहीं होगी, और 4 करोड़ रुपए किसी को दे दो तो क्या गारंटी है लूट हो जाएगी। अब गांव में अगर सड़क बनेगी, शौचालय बनेगा, हैंडपंप लगेगा, लाइट लगेगी, तो पहले तो प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि किस खाते से लगेगी। भाई डीएम साहब अपनी जेब से ला के देंगे या किसी से कमीशन ला के देंगे? दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री जी ये कर सकते हैं और उनके पास कोई ऐसी योजना है कि बिना पैसे के सब विकास हो सकता है, तो काहे इतना पैसा लुटाया जा रहा है? जैसे वो खुद बिना पैसे के अपने गांव का विकास कर रहे हैं, वैसे बाकी सांसदों को करा दें। जो बाकी पैसा बच रहा है वो और योजनाओं में काम आ जाएगा। ठीक, आपकी बात आई। मैं समझता हूं धोखा देने का वही आखिरी वाला फंडा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा। मनोज मिश्रा, क्या क्लैरिफिकेशन है? मनोज मिश्रा जी, क्लैरिफिकेशन। देखिए, एक बात अब मेरी समझ में नहीं आ रहा अमिताभ जी, हम 5 लोग ये बात जानते हैं कि बिना पैसे के विकास हो सकता है, और नरेंद्र मोदी जी जो लगातार इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री है, क्या वो ये नहीं जानते?
तो ये समझने में कहीं पर कोई फेर है, इसका ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऐसा उन्होंने। मैं ये क्यों नहीं मान लूं उनके बोलना गलत है भैया। मनोज जी पूरे देश की सामूहिक मेधा और प्रज्ञा पर सवाल लगाने से मैं बेहतर मानूंगा एक व्यक्ति की मेधा पर मैं सवाल खड़ा कर दूं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। उनके बोलने में गलती है, पूरे देश के समझने में गलती कैसे हो जाएगी? ये बात समझने लायक नहीं है। ये मतलब नहीं है कि अगर हम 5 जानते हैं इस बात को, तो क्या ये संभव है मोदी जी ये बात नहीं जानते? वो जानते हो, जवाब आना चाहिए मनोज जी। ऐसा संभव नहीं है मनोज जी, आप मैं उनका ये संभव नहीं है। मनोज जी, मैं उनके भाषण का गायत्री बोलती तो हो सकता मैं इस विषय को पर नहीं खड़ा होता, खुद नहीं खड़ा होता, आप लोगों के बीच में बहस करा देता। मैं जब तक खुद अपने कान से नहीं सुन लेता, मैं किसी पर कोई राय देता नहीं। मैंने पूरा भाषण कान से सुना है, कान से। अमिताभ जी हाँ। मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। जी बताइए। क्या बिना पैसे के आप मानते हैं इस बात को? अरे तो मोदी जी ने कोई उसका अल्टरनेट सोचा होगा? ऐसा तो है नहीं। मैं वही जादू, भाई मनोज जी हद है, मैं वही जादू तो जानना चाहता हूँ। आप इंतजार तो करिए ना, आप इंतजार तो करिए। इस तरह की हर चीज में इंतजार कीजिए अमिताभ भाई, आप थोड़ा सा तो इंतजार, हर मामले में इंतजार कीजिए। नहीं, आप थोड़ा सा तो इंतजार करिए। मनोज भाई है, नियत नहीं ठीक है, विकास करना ही नहीं चाहते। क्या मॉडल है ये तो देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। एक मिनट मुझे देंगे? आपकी बात आ गई कि उनके दिमाग में कोई मॉडल होगा, आप यही कह रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो समझदार है, इतनी बात है ना, मैं रिपीट कर सकता हूं अपने हर मेहमान की बात, उतने गौर से सुनता हूं। मेरा निवेदन 1 सेकंड का सिर्फ इतना है, कुछ चीजें बिना पैसे के हो जाती हैं, जैसे गांव में भाईचारा, गांव में अपराधों पर नियंत्रण, गांव में महिला सम्मान, गांव में बच्ची के होने पर बच्ची की गर्दन नहीं दबाई जाए, ये प्रक्रिया, इस ढंग के जो सामाजिक सुधार हैं वो बिना पैसे के हो जाएंगे। कुछ श्रमदान से पैसे की लागत कम हो जाएगी स्कूल बनाने में, लेकिन पैसा लगेगा। श्रमदान से लागत कम हो जाएगी लेकिन पैसा लगेगा। बाकी किसी भी किस्म के विकास में श्रमदान से इतना हो जाएगा कि भाई 50 लाख लगने थे, 35 लगे, 15 लाख का गांव वालों ने श्रमदान कर दिया। इसके अलावा हर विकास में पैसा लगता है, भारत में भी, जापान में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी। ये जान लीजिए भाई। अमिताभ जी जो बात हम समझ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, क्या आप कल्पना करते हैं नरेंद्र मोदी जी नहीं समझते? इसका जवाब ये बात मैं बताता हूं भैया, मैं बताता हूं। एक बात कहे, नेताओं की साथ मजबूरी होती है अपने अपने नायक को इतना महान मानना कि उस पर की समीक्षा नहीं हो सके। एक उत्तर आपका ही दे देता हूं, इतिहास के उदाहरण से। मोदी जी पर तो अभी क्या कहूं, जब भविष्य में ऐसी स्थिति आएगी तो निर्णायक टिप्पणी करूंगा। पूरा देश समझ रहा था, अंदर खाने पूरी कांग्रेस समझ रही थी, कुछ ढोल बजाने वालों को छोड़कर डीके बरुआ टाइप के, कि इमरजेंसी कांग्रेस को खत्म कर देगी। फिर भी इंदिरा जी ने थोप दी। आज ये बात फिट बैठती, पूरा देश जान रहा था, इंदिरा नहीं समझी, जवाहरलाल जी की बिटिया थी, नहीं ना समझी। इतिहास बताता है कि नहीं समझी, वो नहीं, इतिहास बताता है कि नहीं समझी अमिताभ जी। इसलिए ना समझी, राजाओं के ना समझी के 5000 उदाहरण है दुनिया के इतिहास में। इसलिए ये मत बताइए कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन देखिए अमिताभ जी, विषय दोनों अलग है। मनोज मिश्रा जी, सांसद ग्राम योजना के तहत हर गांव का विकास करना है ना, यही तो एजेंडा है सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का। विकास तो पैसे से ही संभव है। उन्होंने ये कहा, मैं कोट करके भी आपको बता सकती हूं, उन्होंने कहा कि आदर्श ग्राम के तहत गोद लेने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है। मैं लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस योजना में सरकार एक भी पैसा नहीं देगी, क्योंकि जिस योजना में सरकार से पैसा आता है वहां लूटने वाले भी पहुंच जाते हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब मतलब ये है कि आप थोड़ा वेट करिए। आज बयान आया और आज ही आप ये कह रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई मॉडल है। जो चीज खरीदनी उसमें पैसा नहीं होगा, ये बात समझ में नहीं आती, किस संदर्भ में कही, क्या कही। तो आप थोड़ा वेट तो करिए। जब दुनिया में कहीं विकास बिना पैसे का नहीं हो सकता, तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो सकता। सच बात यह, उनके दिमाग में कोई अल्टरनेट मॉडल है जिसका खुलासा विकास के समय होगा। तो इतना तो वक्त हमको देना चाहिए आपको कि ये विकास का तस्वीर तो देखें। क्या आप मानते हैं कि जिस गांव को उन्होंने गोद लिया उसका विकास नहीं करेंगे? क्या हम आप ये मानते हैं जिस गांव को उन्होंने गोद लिया उसका विकास नहीं करेंगे? जिस संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव जीत के गए वहां पर वो बुनकरों का ट्रेड सेंटर खोल रहे हैं, वहां पे अन्य विकास कर रहे हैं। तो जिस गांव को उन्होंने गोद लिया वो क्या विकास नहीं होगा? इंतजार करिए और देखिए कि क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। ठीक है मनोज मिश्रा जी, देखेंगे कि विकास की तस्वीर क्या होगी।
ठीक है बकार साहब, अमिताभ जी इसमें कितने दिन का इंतजार? ठीक है बकार साहब, ये विषय नहीं भैया, नहीं अभी हो गई बात। अब फिर उसको चुटकुला मत बनाइए बहस को। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है मित्र, मैं इस बात के सिद्धांतता हमेशा खिलाफ रहा, कितना भी बड़ा आदमी हो, कि फलान ने कह दिया यार अब कुछ समझो, कुछ तो होगा नहीं। क्या है सामने आना चाहिए। जवाहरलाल जी बोले, गांधी जी बोले, लोहिया जी बोले, जयप्रकाश जी बोले, अखिलेश जी बोले, मोदी जी बोले, चाहे अमिताभ अग्निहोत्री बोले, तर्क की कसौटी पर बात तुरंत कसी जानी चाहिए। कल क्यों असीम बकार जी बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है, उन्होंने योजना बना ली कि पूरे प्रदेश में बिजली 24 घंटे आएगी, लेकिन बताएंगे नहीं। तो मैं पलट के पूछता हूं ना भाई साहब, ये जादू थोड़ी ना है, ये मत समझाइए, ब्लूप्रिंट दिखाइए ना कैसे आएगी। नहीं, इसमें मनोज जी मैं बता दूं क्या खेल है, चतुराई है। जैसे शायद आपको लग रहा है कि आगे कुछ खुलासा होगा, नहीं, मोदी जी बहुत समझदार है, हम लोगों से ज्यादा समझदार है, स्वाभाविक है। उनकी सफलता बताती है कि वो समझदार है, सफलता चमत्कारिक है, इसमें कोई शक नहीं। वो जनता से कनेक्ट करना भी अपने को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। आज जब उन्होंने उस ग्राम प्रधान का माइक उठकर नीचे किया तो वो एक लाउड मैसेज था, वो जानते हैं इन सब चीजों को। खैर, इसमें है क्या, बहुत सिंपल बात, ये योजना का सिर्फ एक इंटीरियर बदला गया है। जैसे मकान वही है, इंटीरियर बदल दिया गया। पहले सोफा इधर रखा था, अब इधर रख दिया, उधर डाइनिंग टेबल कर दी, ठीक है ना। पहले सांसद निधि से सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की भौगोलिक सीमा के भीतर विकास करता था, जहां चाहे। उसमें भी बहुत सारे सांसदों ने तो ऐसा गोरख धंधा फैला दिया कि अपने साले के नाम पे स्कूल खोला, उसी को पैसा दे दिया। और असीम बकार जी कह रहे थे कि एक आध लोग ऐसे होंगे। असीम बकार जी के ज्ञानार्जन के लिए बता दूं, उत्तराखंड के एक वरिष्ठ मंत्री हैं हिलाल नबी जी की पार्टी के, मेरे दोस्त हरक सिंह रावत, उन्होंने मेरे माइक पर कहा था कि भाई साहब 30% का रेट चल रहा है विधायक निधि में भ्रष्टाचार का, माइक पर कहा था। मंत्री है, मैं नहीं बोला, मुझे मत सजा दीजिएगा। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उत्तराखंड में 30% का रेट चल रहा है, 30% कट। मैं तो मंत्री जी बोले, मैं क्या करूं, मैं नहीं बोलूं। अब ये जो नया फ्रेम आया है, तस्वीर, नई पिक्चर आई है गोद लेने वाला, ये बेसिकली उस योजना, जो योजना नरसिंह राव के समय में बनी थी सांसद निधि वाली, उस योजना का वो एक इंटीरियर डेकोरेशन बदला गया है कि भाई एक गांव भी गोद लो, बाकी विकास भी करो, एक गांव भी गोद लो। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इससे इतर कुछ नहीं निकलेगा योजना में, आज भी और 5 साल बाद भी, मनोज भाई, ठीक है ना। फंड उसी प्रोसेस से जाएगा, जिलाधिकारी के ही थ्रू रिकमेंडेशन जाएगी, सांसद केवल रिकमेंडेशन करेंगे। पहले भी सांसद को चेक नहीं मिलता था, वो रिकमेंडेशन में खेल हो जाता है, वो अलग विषय है। वो तो भारत के लोग बड़े चतुर हैं, वो दाएं बाएं नीचे से कर ही लेते हैं। आज भी वैसे ही होगा। और एक बात आपको और बता दूं मनोज जी, ये योजना वैसी ही है जो 14 नवंबर शायद, या कितनी तारीख है, 11 नवंबर अगर मैं सही याद करूं, केंद्र सरकार ने, हिलाल भाई आप भी सुनिए, केंद्र सरकार ने 11 नवंबर कट ऑफ डेट रखी है आदर्श गांव चयन करने की। 11 नवंबर तक जो सांसद चयन नहीं करेंगे उनको एक रिमाइंडर जाएगा। उस रिमाइंडर के बाद भी नहीं कर पाए तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंपावर्ड होंगे किसी एक गांव को चयनित करने के लिए, तो सांसद भी बाहर हो जाएगा। लेकिन पैसा सांसद विकास निधि से ही जाएगा उसको भी, ठीक है ना। तो पैसा तो जैसे था वैसे ही है। फिर इसको इन शब्दावली में कहने से कोई बहुत दूसरी चीज, ऐसा तो नहीं कि कोई अद्भुत चीज अपन ले आए, चीज वही है। अरे भैया टमाटर तो पैसे देके मिलेगा ना, आलू लेने जाएंगे तो पैसे से मिलेगा। ठीक का असीम बकार ने कि बल्ब लगाओगे, ट्यूबलाइट लगाओगे, कुछ कुआं खोदोगे, पैसा लगेगा। ये पैसा सांसद विकास निधि से ही आएगा। और सांसद विकास निधि में जितनी विसंगतियां पहले से थी वो दूर करने का कोई मैकेनिज्म अभी तक नहीं आया।
जिन मैकेनिज्म, जिन विसंगतियों की ओर मैंने हरक सिंह जी का बयान कोट किया, उन्होंने कहा 30% कट हो रहा है। वो स्थिति है विधायक निधि, सांसद निधि में। बेसिक बात क्या है जो बहस में हम लोग लाए मनोज जी, वो इसलिए लाए, कोशिश ये होनी चाहिए किसी भी सरकार की कि मैकेनिज्म इतना चाक चौबंद हो, दुरुस्त हो, उसमें इतने चेक एंड बैलेंस लग जाए कि लीकेज मिनिमम हो जाए। पानी का प्रवाह पाइप से थोड़ी ना रोका जा सकता है, फिर पाइप काहे के लिए? हिलाल भाई, अगर पाइप है तो पानी जाएगा। पाइप में एमसील लगाने की कोशिश करिए। ये तर्क नहीं मैंने साले टोटी बंद कर दी, पानी नहीं दूंगा। नहीं, पानी नहीं देंगे तो कुछ होगा नहीं। पैसे का फ्लो तो जमीन पर चाहिए। भ्रष्टाचार कैसे रुके, इस पर मोदी जी को चिंतन करना चाहिए। इस पर देश के सामने उनको अपना ब्लूप्रिंट रखना चाहिए था। सांसद विकास निधि से, विधायक विकास निधि से जितने काम देश में दिखने चाहिए थे, जितने वर्षों से ये योजना चल रही, मैं बहुत क्षमा के साथ कहूंगा, नहीं दिखे। जितनी भारी मात्रा में पैसे गया है, नहीं दिखे और आक्षेप लगते रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री को ये कहे, इस योजना में एक वो लगवाना पड़ी कंडीशन कि अपनी ससुराल, अपना पैतृक घर और पत्नी के रिश्तेदारी में गांव नहीं लेंगे आप। फिर भी एक सांसद ने ऐसी धृष्टता की है। मैं नाम का खुलासा करूंगा बाद में, मनोज जी की पार्टी की है, वो बड़ी नेता हैं। उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रही है, उन्होंने कहा हम देख लेंगे बाद में। जोर से बोलो जय श्री राम, कोई चिंता नहीं। उस योजना में लिखा है कि ये नहीं कर सकते आप। वो मंत्री भी हैं केंद्र में, उन्होंने ले लिया, बोलो कौन रोकता है हमको, हम देखेंगे। है ना, इस लालच का क्या करिएगा? इस लालच का क्या करिएगा? इसलिए ये कोई नया कर्तव्य नहीं, कोई जादुई चिराग नहीं, कोई अलादीन का चिराग नहीं है। सामान्य बात है, अच्छी बात है। एक गांव क्यों, मैं कहता हूं सांसद इतना समर्थ है, 5 गांव को दिलाओ। एक से कब तक गंगा पार करूंगा? हिंदुस्तान का 6,35,000 गांव है देश में, एक एक से क्या होगा? सांसद इतने समर्थ हैं, 5 गांव दिलाइए एक को, ताकि कम से कम तेजी से काम हो। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। मैं ये चाहूंगा 5 गांव सांसद ले, इफेक्टिव मैकेनिज्म हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, पैसे का लीकेज नहीं हो, गरीब आदमी के हित में लगे पैसा। ऐसी व्यवस्था में अखिलेश जी सहयोग करें, ऐसी व्यवस्था में मोदी जी सहयोग करें, हम सब सहयोग करें। यही लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज मिश्रा जी आपका, नकवी साहब आपका, वकार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।